बच्चों इंटर क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हेल्प के लिए कुछ हम टिप्स दे रहे हैं बहुत कम समय में, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। बाकी हम कोई आपको नया पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल कुछ टिप्स दे रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले कुछ काम करना है। इधर हमने व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है उसे ध्यान दें। आपको नेम ऑफ लेसन, ये पहले लेसन जो है जो भी है उन्हें पहले लिख लें। उनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्हें लिख लें। और हर लेसन के जो मेन कैरेक्टर हैं, जो प्रमुख पात्र हैं उसके, उन प्रमुख पात्रों को अवश्य लिख लें। आप चाहें तो अपने कॉपी पर इंग्लिश में भी लिख लें उनके नेम, और साथ में हिंदी में भी लिख लें पहचान के लिए, जिससे कि आपको पहचान रहे कि ये प्रमुख पात्र हैं उसके। और उसमें उनके रिश्ते भी लिख दें आपस में। जैसे एक लेसन में कोई 4 कैरेक्टर है, एक पिता है, उसका एक बेटा है, बेटी है, तो इस तरह से उन्हें अपनी पहचान के लिए, जिससे कि एक आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको ये आपको एक ही नजर में ध्यान आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि इस लेसन में इतने पात्र हैं और उनके ये रिश्ते हैं। कहानी आपके माइंड में घूम जाएगी केवल एक डायग्राम देख करके। ठीक है, इसके बाद एक काम और करें कि हर लेसन की कुछ मुख्य लाइनें जो है वो बना लें, हेडलाइंस जो है वो लिख लें आप। जब जैसे हर लेसन की कुछ मुख्य लाइनें जब लिख लेंगे तो उससे आपको क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में सुविधा रहेगी, आप आराम से लिख सकते हैं। इसके साथ ही कैरेक्टर स्केच लिखना है किसी प्रमुख पात्र का, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यानी अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए या लॉन्ग आंसर टाइप कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस लेसन की अगर 4-6 जो मुख्य लाइनें हैं, हेडलाइंस हैं, मुख्य बातें हैं, वो अगर आपको पहले से ही तैयार है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्योंकि बड़ा होता है, बड़ा लिखना है, और 4-5 लाइनें उस लेसन से संबंधित आपकी पहले से ही तैयार है, वो आप वही लिख दें। इसके बाद देख लें प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो 2-3 बातें वो लिख दें। इस तरह से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और हर लेसन की आपको हिंदी कहानी अवश्य पता होनी चाहिए, और जो भी मुख्य प्रश्न है उस पाठ से संबंधित उन प्रश्नों की हिंदी अवश्य पता हो। क्योंकि जब आपको उस लेसन की हिंदी पता है और जो क्वेश्चन है उनकी हिंदी पता है, एक मतलब हर लेसन के 4 या 5 क्वेश्चन है मुख्य, उन 4-5 क्वेश्चन में आपको उनकी हिंदी अगर आती है तो आप उनके आंसर अपने आप बना के ले सकते हैं। यदि आपको मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन का थोड़ा सही कमांड है तो आप आराम से बना करके उनके आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कोई एक मुख्य शब्द आया है मान लो, और वो जो है आपको पता ही है, ठीक है, मान लो कोई डिसअपॉइंटेड है या कि वो निराश क्यों था, अब आपको डिसअपॉइंट माने पता ही नहीं क्या है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? उत्तर आपका रटा है, खूब रटा हुआ है, लेकिन आपको वो मेन वर्ड आपको वो पता नहीं उसकी हिंदी क्या है। तो उत्तर लिखना तो बाद की बात, सबसे पहले हमें प्रश्न को, पहले समस्या होगी तभी समाधान होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से खूब समझ लें, और उसके जो मुख्य शब्द आते हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर लें। कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक हैं जिनमें हिंदी भी दी है, तो आप जो है उनके नीचे अंडरलाइन, उनकी हिंदी में भी अंडरलाइन कर लें, चाहे अपने कॉपी पे लिख लें, उससे बड़ी सुविधा रहेगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि बेटा इंटर का हाई स्कूल का सिलेबस पूरा नया है। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे हों जो कोई पुराने क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो, पिछला 2020 का मिल गया हो, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, पुराना बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें से कुछ नहीं आने वाला, बिल्कुल पैटर्न चेंज है। समझ लीजिए आप लेटेस्ट पढ़िए, या कोई आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, पुरानी वीडियो 2020 की या उससे पहले की, वो आपको कोई काम नहीं आने वाली, आप समय बर्बाद कर रहे हैं।
ठीक है। जो सिलेबस है, जो पैटर्न है हाई स्कूल इंटर दोनों का, उस पेपर के 4 भाग हैं। पहला उसमें देखिए व्हाइट बोर्ड पे देखिए इधर, पहला रीडिंग है, दूसरा राइटिंग और तीसरा ग्रामर है। चौथा सेक्शन जो है वो बुक्स का है, उसमें आपकी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री बुक्स जो है लगभग इसी तरह से इंटर का भी है और हाई स्कूल का तो है ही है। तो पेपर में जो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो देख के कहीं आप पुराने पैटर्न से कहीं समझ बैठे कि ये कहां से आ गया, ये तो हमारे लेसन का है ही नहीं, बुक का है ही नहीं, तो बुक से नहीं होगा। वो जो है पहला सेक्शन रीडिंग का है, सीबीएसई पैटर्न है ये, एनसीईआरटी का, सॉरी एनसीईआरटी का पैटर्न है। तो इसमें पहला क्या होगा, रीडिंग होगी। रीडिंग माने आपको पढ़ना है, एक अनसीन पैसेज होगा, उसे पढ़ के ध्यान से, और फिर आपको उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। और प्रश्न के उत्तर उसी में से लगभग मिल जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिनोनियम या एंटोनियम पूछा जाता है, यानी सिनोनियम मींस पर्यायवाची, एंटोनियम मींस विलोम, ठीक है। वो थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है अपने पास से। और कभी कभी टाइटल पूछ लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस एबव, या व्हाट इज द पैसेज, इस पैसेज का टाइटल क्या, टाइटल में शीर्षक क्या हो सकता है, तो आप शीर्षक बता के लिख दें। इसके बाद सेकंड जो है उसका सेक्शन है राइटिंग का। राइटिंग मतलब आपको लिखना है, आपको लिखना है क्या, लेटर या एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो इसमें जो है लेटर या एप्लीकेशन के लिए बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि हम जो है क्या करें, क्या लिखें, तो डरने की जरूरत नहीं। उसमें जो पूछा गया, आप केवल पैटर्न सीख लीजिए। ये संपादक के नाम, यानी किसी एडिटर के नाम, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अपने फादर के लिए या किसी के लिए लेटर जो लिखें, घरेलू डोमेस्टिक लेटर लिखें, वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। या कोई कंप्लेंट है लोकेलिटी की, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी संबंधी है या वाटर सप्लाई संबंधी है, या नॉलेज जो मतलब जो है क्या नाम, कोई और कोई प्रॉब्लम है, इससे संबंधित जो भी आपको शिकायती पत्र लिखना, कंप्लेंट लिखना, वो किस तरह से लिखेंगे। और किसी पद पे नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट के लिए लिखा जाएगा, वो कैसे आवेदन पत्र कैसे लिखे जाएगा, तो उसमें वगैरह क्वालिफिकेशन भी लिखी जाएगी, नंबर डाल के, हाई स्कूल इंटर में मतलब कब पास किया, कौन से बोर्ड पास किया, कितने मार्क्स आए, कौन डिवीजन रही, कितने परसेंट रहे, इस तरह से। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना कि हाई स्कूल के बाद इंटर 2 वर्ष बाद होगा और इंटर के 3 वर्ष बाद ग्रेजुएशन होगा, कि ऐसा ना हो 2 वर्ष बाद कर दें ग्रेजुएशन, ठीक है। सन का भी ध्यान रखें, दोनों सन में अंतर हो, डिवीजन का भी ध्यान रखें, परसेंटेज का भी। इसके साथ में क्लर्क वगैरह के पोस्ट के लिए होती है, तो कंप्यूटर का वो लेवल का डिप्लोमा या टाइपिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा यदि इस तरह से लिखेंगे। तो इसका पैटर्न सीख लें कि मतलब किस पैटर्न से कैसे लिखा जाता है, उसे रटना नहीं है, रट के आप लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आपको आर्टिकल लिखना है, राइटिंग में एक एप्लीकेशन के अलावा में आर्टिकल आपको लिखना होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं विशेष तौर से यूपी बोर्ड के, क्योंकि वो पहले पढ़ते नहीं, परीक्षा टाइम पे ही केवल पढ़ते हैं। तो आर्टिकल से संबंधित वो कंफ्यूज हो जाएंगे, आर्टिकल ये अंदा होते हैं कि यह आर्टिकल जो है वो हमें 5 नंबर का या 7 नंबर का लिखना है। तो बेटा ये आर्टिकल वो नहीं है, आर्टिकल ये आपको लेख लिखना है। आर्टिकल एक लेख लिख के लिखना है, निबंध की तरह। जो टॉपिक दिया हो उस टॉपिक पे 10 नंबर का होता है, बड़ा है, महत्वपूर्ण नंबर होते हैं 10, इसे छोड़ना नहीं है। ये नहीं समझ लिया कि, तो इससे संबंधित जो है आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, सबसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी हो तो सही होगा। और बाकी ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें सारी चीजें आएंगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव है, आपके सिंथेसिस है, एंटोनियम्स है, सिनोनियम है और वन वर्ड है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। और सिमिलर साउंड वर्ड यानी होमोफोन्स वो आएंगे।
एक जो है इंग्लिश का, वो हिंदी का पैसेज होगा उसे इंग्लिश में आपको लिखना होगा। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं, बोले कि पढ़ा हुआ नहीं आया, हर चीज पढ़ी हुई नहीं आती। ठीक है, पैसेज कहीं से आ जाए क्या, इतने मतलब कितना बड़ा इतिहास है, भूगोल संबंधी कोई आए, जलवायु संबंधी कोई पैसेज आ जाए, किसी इतिहास संबंधित आ जाए, ठीक है, भारतीय संस्कृति संबंधित कुछ भी आ जाए, तो आपको केवल बना बना के उसे लिखना है। ये डरना नहीं है, सबसे पहले आपको डर निकालना है कि ये पैसेज हमारा पढ़ा हुआ नहीं, बिल्कुल बल डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझ के धैर्य के साथ उसे लिखना। अब जो डी सेक्शन है वो आपका लिटरेचर का है, हम लिख दिया बुक्स है, तो उसका मतलब वो लिटरेचर का है। तो उसमें आपको जो है वही हमने आपको पहले समझाया था शुरुआत में कि आपको हर लेसन के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, पार्ट तो सभी याद कर लो, उनके महत्वपूर्ण जो पैसेज हैं उन्हें कॉपी पर लिख लो। ठीक है, लिख लो, और जो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी जो मुख्य शब्द उसमें है उनकी हिंदी याद कर लो, जिससे आप जो है आंसर उत्तर दे सको। और हर पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जरूर तैयार कर लो, जिससे कि आप प्रश्न का उत्तर दे सकें। पोएम में सेंट्रल आइडिया याद कर लें, और पोएम में कुछ थोड़ी ट्रिक बना लें कि जैसे कोई पोएम है, उस पोएम में कौन कौन से शब्द आते हैं, किससे संबंधित है। ठीक है, मान लो जैसे अनजान जगह हम कहीं जाते हैं तो पहचान बना लेते हैं कि ये मकान, इसके आसपास अच्छा मंदिर है, ये पेड़ खड़ा हुआ था, दोबारा आने के याद रखेंगे। ऐसे ही हर पार्ट में हम क्यों नहीं बना देते पहचान है कि इसमें मतलब पोएम में तो बड़ा सरल है भाई, प्रोज का तो लंबे पार्ट होते हैं, बड़े पार्ट होते हैं, लेकिन पोएट्री कहाँ इतने बड़े पार्ट होते हैं। पोएट्री में स्टैंजा कम होते हैं, 5-6 स्टैंजा होंगे। तो या आप अगर गहनता से देखें तो उनकी जो उसका पैटर्न है, यानी जो लाइनें हैं किस तरह लिखी हुई, उससे थोड़ी पहचान हो सकती है। लेकिन उनमें जो आए हुए मुख्य शब्द हैं उन्हें थोड़ा पहचान करके उसी तरह से हर पोएम को लिख लें, उसके पोएट को लिख लें कि पोएट कौन है, और फिर इसके बाद पोएट या पोएटिस कवित्री हो सकती है। इसके बाद जो है उसके जो मुख्य पैसेज हैं उन्हें लिख लें, और हिंदी में जरूर लिख लें आगे अपनी पहचान के लिए। इसमें क्या कहा गया है इस पोएम में, हर पोएम की, हर लेसन की कोई एक मेन थीम होती है। ठीक है, ये जो लिटरेचर है, लिटरेचर हिंदी में साहित्य कहा जाता है। साहित्य का अर्थ क्या है, सा प्लस हित प्लस ले प्रत्यय लगा हुआ है हिंदी में, जो हित के लिए जो लिखा जाए, रचा जाए, यानी हर कोई रचना जो है वो चाहे गद्य में हो, प्रोज में हो, चाहे पोएट्री में हो, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है लिखने का। ठीक है, कई बार यही हो सकता है कि लेसन पूछा जाए कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन या फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से। लेसन मीन्स क्या, शिक्षा। आप शिक्षा क्या लेना चाहते हैं, आपने क्या सीखा इस पाठ से। तो ये तो हर पाठ में आप जरूर ही मतलब सोच के अपने दिमाग से, क्योंकि क्या सीखा है ये इसका उत्तर उस पाठ में तो नहीं दिया होगा। ये तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में वगैरह दिया हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप सोच के लिखें इस लेसन से आप क्या शिक्षा लेते हैं। ठीक है, हम समझते हैं इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, इंटर वाले बच्चों के लिए। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, और आराम से कुछ महत्वपूर्ण खास होते हैं वर्ड, सिंगल साउंड वर्ड वगैरह, एडम्स हैं, फ्रेजेस हैं, इन्हें आप तैयार कर लें। और मुख्य बात यह है कि डरना नहीं है, नए सिलेबस से ही पढ़ें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।